सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर सिस्टम आपने बेस्ड ऑन बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन आपने चूज करना है, बेस्ड ऑन लिमिटेशंस चूज करना है। अगर आपका डिजाइन स्ट्रक्चर का जो है वो बिल्डिंग का जो लुक है, एस्थेटिक, अगर वो आपको खूबसूरत चाहिए तो स्ट्रक्चर के अंदर जो सीस्मिक रेजिस्टेंस है वो कंप्लीटली आपकी जो है वो आप उसको स्किप नहीं कर सकते, आपको पूरी ज्योमेट्री उसकी चेंज करनी पड़ेगी, पूरा डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कंसिस्टिंग ऑफ फ्लेट स्लैब्स, अगर आप फ्लेट स्लैब्स डायरेक्टली बना रहे हो जो कुछ कॉलम्स के ऊपर जस्ट रेस्ट कर रहे हैं। अब इस केस के अंदर आपका स्ट्रक्चर तो फिजिबल है, ग्रेविटी लोड्स तो आपके इजीली ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन इन स्लैब्स के अंदर जो है वो डिफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा जनरेट होती हैं, शेयर फोर्सेस बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं। तो अगर इन फोर्सेस के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर आपकी लैटरल रेजिस्टेंस भी आ जाए, लैटरल फोर्सेस भी अप्लाई हो जाए, तो आपको डिजाइन जो है वो कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर डिपेंडिंग ऑन द शेयर ट्रांसफर बिटवीन द कॉलम्स एंड स्लैब्स नेसेसरी टू सस्टेन लैटरल फोर्सेस इन एडिशन टू द ग्रेविटी लोड्स। अब सिर्फ ग्रेविटी लोड्स नहीं है हमारे पास, अब हमारे पास सीस्मिक इंटेंसिटीज भी आ गई। तो उस केस के अंदर जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल सिस्टम, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली जो है वो इट नीड्स अ प्रॉपर अटेंशन। Now we have a gross seismic response. अब बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हर एलिमेंट का इटसेल्फ सेपरेट एक रिस्पॉन्स था ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए, ओवरऑल अंडर अ सीस्मिक रेजिस्टेंस। नाउ वी हैव अ ओवरऑल स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स इन एलिवेशन एंड इन प्लान। कि एलिवेशन के अंदर एक फ्रंट से आपको पूरी कंप्लीट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नजर आ रही है। द बिल्डिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू अ लैटरल फोर्सेस ओनली अ बिल्डिंग विल एक्ट एज अ वर्टिकल कैंटिलीवर। क्या आप एक कंप्लीट टावर नजर आ रहा है बिल्डिंग का बना हुआ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ओवरऑल उसका रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू द सीस्मिक फोर्सेस किस तरह से है कि कंसीडर इट एज अ कैंटिलीवर। उसका बॉटम एंड जो है वो जमीन के साथ फिक्स है, उसका फाउंडेशन फिक्स है जमीन के साथ, लेकिन अपर एंड जो है वो फ्री है। जैसे आप फोर्सेस हॉरिजॉन्टल प्रेशर अप्लाई कर रहे हो इन द केस ऑफ कैंटिलीवर, एग्जैक्टली इन द केस ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सिमिलर बिहेवियर जो है वो फेस होगा। द रिजल्टिंग टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स, अगर उस बिल्डिंग के ऊपर आप हॉरिजॉन्टल या लैटरल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड द ओवरटर्निंग मूवमेंट विल बी ट्रांसमिटेड एट द लेवल ऑफ फाउंडेशंस। तमाम जो फोर्सेस हैं, प्रेशर्स हैं, टॉप स्टोरी के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, लैटरल फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, जिनकी वजह से पूरी बिल्डिंग जो है वो ओवरटर्न करने की कोशिश कर सकती है, ओवरटर्निंग मूवमेंट्स अप्लाई हो सकती हैं मेंबर के अंदर। तो तमाम फोर्सेस तो एट द एंड ट्रांसफर हो रहे हैं टू द फाउंडेशन। Once the lateral forces such as may act at each level of the building are known as the story shear forces. कि हर स्टोरी के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं हॉरिजॉन्टली उनको हम स्टोरी शेयर फोर्सेस कंसीडर करते हैं, एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरटर्निंग मूवमेंट्स एट एनी लेवल एज शोन इन फिगर कैन रीडली बी डिराइव्ड फ्रॉम अ यूजुअल इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप्स। हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को यूज करते हैं ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी लेटरल फोर्सेस अप्लाई हो रही है, इधर अगर टॉप के ऊपर अप्लाई हो रहा है या सीस्मिक की वजह से ग्राउंड फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो वो फोर्स बेसिकली हर फ्लोर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर स्टोरी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ शेयर of all forces acting on the shaded portion of the building must be resisted by a shear and the axial forces and bending moments in the vertical elements in the third story. अब ये हमारे पास एक कंप्लीट पूरा फ्रेम है, कंप्लीट पूरा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसका एलिवेशन में हम पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। जो भी आपकी ये आपका बेस प्लेट है जो कनेक्टेड है विद द अर्थ, और ये अपर एंड जो है वो फ्री है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज एन कैंटिलीवर। हॉरिजॉन्टल प्रेशर, टोटल नॉमिनल प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है, लेटरल फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो लेटरल फोर्स पूरे स्ट्रक्चर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब पूरे स्ट्रक्चर का जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो स्टोरी के अंदर जो शेयर फोर्सेस जनरेट होते हैं वो इस तरह से जनरेट होते हैं। यहाँ पे शेयर फोर्स जो है वो कम से कम है, लेकिन जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हो वहाँ पे शेयर की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इस फोर्स के साथ साथ हर फोर्स के अंदर, हर लेवल के अंदर इसका अपना ग्रेविटी लोडिंग भी शामिल हो गया। और एग्जैक्टली इसी तरह से आपकी यहाँ पे मूवमेंट्स अगर टॉप के ऊपर जीरो है तो मैक्सिमम ओवरटर्निंग मूवमेंट जो है वो कैंटिलीवर केस के अंदर डिसाइड सपोर्ट होती हैं, और तमाम जो नेगेटिव स्ट्रेसेस या मूवमेंट्स या ओवरटर्निंग वो आपकी फाउंडेशन की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। और थर्ड स्टेप के अंदर क्या कह रहा था वो? थर्ड स्टेप के अंदर था कि सम ऑफ ऑल द शेयर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लोर्स इन द शेडेड पोर्शन। अगर यहाँ पे आपके जो भी तमाम शेयर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो तमाम शेयर फोर्सेस की इंटेंसिटी जो है वर्टिकल मेंबर्स के अंदर अप्लाई हो जाएगी। अगर वर्टिकल मेंबर्स ने शेयर फोर्सेस की इंटेंसिटी को कैरी नहीं किया तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा।
So we have a similar terminologies used normally in the case of buildings. All structures are assumed to be founded at the base or level 1 की ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो बेस है या लेवल 1 है, इसी हिसाब से हम स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे होते हैं. द पोजीशन ऑफ अ फ्लोर विल बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स लेवल अबव द बेस. कि फ्लोर जो है बेसिकली आप लेवल ऑफ द बेस के हिसाब से डिसाइड कर रहे हो. तो लेट्स सपोज दिस इज बेस लेवल 1 एंड लेवल 2 इज अदर फ्लोर, लेवल 3 इज अदर फ्लोर, लेवल 4 इज अदर फ्लोर एंड अप टू द रूफ. Roof level is identical with the top level. Roof level आपकी top level आ गई. The space or vertical distance between adjacent levels के दरमियान जो vertical distance है, that distance basically is known as the story. Thus the first story is between level 1 and 2. Level 1 and 2 के दरमियान जो this distance is known as the first story, and the top story is the level below the roof level. ये आपकी जो फर्स्ट स्टोरी है बेसिकली ये आपका रूफ लेवल कहलाती है या टॉप स्टोरी कहलाती है. ये आपका फर्स्ट स्टोरी हो गई, ये सेकंड स्टोरी हो गई, थर्ड स्टोरी. इस तरह से हम स्ट्रक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू द डिफरेंट स्टोरीज और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं, शेयर फोर्सेस फाइंड आउट करते हैं और ओवरटर्निंग मोमेंट्स फाइंड आउट करते हैं. मजीद जब हम स्ट्रक्चर को कंप्लीट इंशाल्लाह इस तरह का कोई एग्जांपल एक हम डिजाइन करने की कोशिश भी करेंगे सिस्मिक के अंदर, तो उस वक्त जो है हम कंप्लीट मैकेनिज्म को फोर्सेस को लेके चल रहे होंगे. So this was in elevation. Now we have in plan कि पूरा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर था, पूरी कंप्लीट बिल्डिंग इन एलिवेशन किस तरह से फोर्सेस को बियर करती है. नाउ इन प्लान किस तरह से फोर्सेस को बियर करती है. यही बिल्डिंग हम इसका प्लान कंसीडर कर रहे हैं. लेट्स सपोज दिस इज बोथ बॉक्सेस आर द प्लान्स. इनमें से कोई एक अज्यूम कर रहे हैं कि हम फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड दिस इज द सेंटर ऑफ रिजिडिटी. सेंटर ऑफ मास, ओवरऑल स्ट्रक्चर का मास किस पोजीशन को अप्लाई कर रहा है. यहाँ अज्यूम करते हैं कि दोनों पोजीशंस, दोनों जो लोकेशंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास और बेसिकली सेंटर ऑफ रिजिडिटी, बोथ आर लाइंग ऑन द सेम पॉइंट. ये इस पूरे कंप्लीट जो हमारा एलिवेशन था, इस कंप्लीट एलिवेशन के प्लान्स हैं और इसके ऊपर जो है वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटीज अप्लाई हो रही हैं. द स्ट्रक्चरल सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फ्रेम्स भी हो सकते हैं शोन इन द फिगर कि फ्रेम्स आपके पास अगर ये प्लान है तो ये आपका एक फ्रेम हो गया, ये आपका दूसरा फ्रेम हो गया, ये तीसरा फ्रेम हो गया, ये चौथा फ्रेम हो गया. अंदर अगर आपके अदर एलिमेंट्स आ जाती हैं तो नंबर ऑफ फ्रेम्स आपके डिफरेंट हो जाते हैं. एक्जैक्टली इसी केस के अंदर ये फ्रेम और ये फ्रेम हो सकता है कि इक्वल हैं दोनों और ये वाई फ्रेम जो है वो दोनों इक्वल है. तो अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं. वो वॉल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, फ्रेम्स हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बोथ है, वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंडिंग होता है या डिपेंडेंट हो जाता है. उसी वजह से आपका सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ रिजिडिटी भी चेंज हो जाता है. The position of the resultant force in the horizontal plane will depend on the planned distribution of vertical elements. कि जो आपका horizontal total pressure है बेसिकली या horizontal force जो एक्ट कर रहा है वो आपकी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इसका जो resultant stresses हैं वो आपके अंदर की जो मेंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, vertical मेंबर्स की, उस हिसाब से वो चेंज हो रहा होता है. एंड इट मस्ट आल्सो बी कंसीडर्ड कि उसको हमने कंसीडर करना ही करना है while analyzing any type of structure. Center of gravity जिसको हम कंसीडर करते हैं. As a consequence, two important concepts must be defined. These will enable the effects of building configurations on the response of structure and structural system to lateral forces to be better appreciated. कि जो भी आप structural element consider करने लगे हो, the center of mass and center of rigidity must be evaluated. कि जब हम एनालाइज कर रहे हैं स्ट्रक्चर को अंडर सिस्मिक प्रेशर्स, हम उसको कंसीडर करके ओवरऑल हमारी जो लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उस हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेसेस, रेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज तमाम कंसीडर करते हैं. बिल्डिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो तमाम रोल प्ले कर रही होती है. नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑन सिस्मिक रिस्पांस, कि बिल्डिंग का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से अफेक्ट करता है सिस्मिक रिस्पांस को. An aspect of seismic design of equal if not greater importance than structural analysis is of the choice of the building. Some cases के अंदर ऐसा होता है कि हमारे जो structural analysis है, by analyzing of any type of structure, seismic design के अंदर building configuration जो है वो उसकी analysis से ज़्यादा important है. क्योंकि by observing the fundamental principles relevant to the seismic response, more suitable structural systems may be adopted. कि जो स्ट्रक्चरल सिस्टम आप अडॉप्ट करने लगे हो, जो स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री, बिल्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन चूज करने लगे हो, दैट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. क्या कहते हैं अनडिजायरेबल शेप्स, कि अगर आप बिल्डिंग की शेप इस तरह से रख रहे हो फॉर सिस्मिक रेजिस्टेंस, दीज विल बी कंसीडर्ड अनडिजायरेबल शेप्स. एल शेप बिल्डिंग आपने रखी, यहाँ से कोलैप्स हो सकती है. यू शेप बिल्डिंग है, यहाँ से कोलैप्स हो सकती है जॉइंट्स दोनों. एच शेप है, एच शेप को अगर आपने प्रोवाइड करना है प्रिफर्ड शेप्स, दोनों के दरमियान एक जॉइंट प्रोवाइड कर दो. ये अंदर वाला पोर्शन अलग है, ये दोनों पोर्शंस अलग हैं,
Symmetrical structures, बिल्कुल simple structures, simple and regular plans are preferable. Don't go for the any type of complex structures. Keep structures as simple as possible. Simple structures पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है कि जितना भी स्ट्रक्चर के अंदर आप जो ज्योमेट्रीज को प्ले करते हैं उतना ही स्ट्रक्चर डेंजरस हो जाते हैं फॉर द केस ऑफ सीस्मिक। इसलिए सिंपलर प्लान्स एंड रेगुलर सिंपल प्लान्स मस्ट बी provided or must be preferable. Building with articulated plans such as T and L shape should be avoided or subdivided into the simple forms. कि अगर आपके पास L फॉर्म है या T फॉर्म है तो उनको आप ब्रेक कर दो, तो कंपोनेंट्स के अंदर U शेप है तो U शेप को आप इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरह से सेपरेट कर दो, जंक्शन जॉइंट्स दे दो प्रोवाइड के अंदर, स्ट्रेंथन या इन दोनों को स्ट्रेंथन कर दो, या आप सिंपल केसेस के अंदर चले जाओ। तो ये हमारे पास अनडिजायरेबल शेप्स हैं, ये हमारे पास प्रेफरेबल शेप्स हैं। एल शेप्स, टी शेप्स स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो उसकी सिमेट्री को ब्रेक कर देता है। अदर पॉइंट इज सिमेट्री इन प्लान शुड बी प्रोवाइडेड वेयर पॉसिबल। Gross lack of symmetry may lead to significant torsional response, the reliable prediction of which is often difficult. कि जब आप एक स्ट्रक्चर को सिमेट्रिकल नहीं बनाते, सिमेट्रिकल क्या होता है, जब हम स्ट्रक्चर को कट करते हैं दो हिस्सों के अंदर, दोनों जो पार्ट्स हैं बेसिकली वो एक जैसे ही नजर आते हैं, ऐसा मिरर इमेज नजर आते हैं। तो जब हम इस स्ट्रक्चर को, अगर यहाँ पे आपका सीस्मिक का प्रेशर या इफेक्ट अप्लाई हुआ है यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये टॉर्जनल इफेक्ट जनरेट होता है इस मेंबर के लिए। तो वहाँ पे सिमेट्री जो है वो बेसिकली आपका एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही होती है। ग्रॉस लैक ऑफ टोटल सिमेट्री का अगर लैक है, आपने प्रोवाइड नहीं की, मे लीड टू अ सिग्निफिकेंट टॉर्जनल रिस्पॉन्स। मच ग्रेटर डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन बिल्डिंग्स सिचुएटेड एट स्ट्रीट कॉर्नर्स। स्ट्रीट के अंदर जो कॉर्नर्स के ऊपर घर बनाए जाते हैं या कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट नजर आ रहे होते हैं बनस्पत उसके सेंटर रीजन्स के अंदर वेयर स्ट्रक्चर सिमेट्री इज मोर डिफिकल्ट टू अचीव। कॉर्नर्स के ऊपर सिमेट्री नहीं होती, देन इन दोज along streets where a more simple rectangular and often symmetrical structure plan could be utilized. तो आपके जो कॉर्नर प्लान्स, कॉर्नर के अंदर जो आपके स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वहाँ पे आप सिंपल ज्योमेट्रीज प्रोवाइड कर दो, बजाय उनको कनेक्ट करने के, बजाय उनको जो है वो आप, क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो सिमेट्री जीरो होने की वजह से टॉर्जनल इफेक्ट जनरेट होते हैं, और टॉर्जनल की वजह से एक तो सिमेट्रिकल सपोर्ट्स नहीं होती, दूसरा स्ट्रक्चर इटसेल्फ सीरियसली डैमेज हो जाता है। बाकी इरेगुलरिटीज, बाकी सारी लोडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस करा है। सो फॉर एग्जांपल हियर आप इसको पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि आपका एक पिक्चर नजर आ रही है कंप्लीटली। अगर आपकी स्ट्रेसेस इस जंक्शन के अंदर अप्लाई हो रही है, यहाँ पे जंक्शन के अंदर अप्लाई हो रही हैं, तो ये रीजन जो है वो बेसिकली आपका सेंसिटिव रीजन हो जाता है। ये आपके कर्व्ड शेप्स के अंदर है, इनके कॉर्नर्स जो है वो प्रॉपरली नहीं है, ये आपका कर्व फॉर्म के अंदर है, ये आपका प्लान है, ये आपका प्लान है। इन बिल्डिंग्स को आप सिंपल फॉर्म के अंदर सेपरेशन जॉइंट्स में कॉम्प्लेक्स प्लान इनटू अ सिंपल प्लान्स, कि आपने जहाँ पे जस्ट सेपरेशन जॉइंट प्रोवाइड कर दिया तो आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेफर साइड पे चला जाता है, सिंपल ज्योमेट्रीज है। उसके बाद एन इंटीग्रेटेड फाउंडेशन सिस्टम शुड टाई टुगेदर ऑल वर्टिकल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन बोथ प्रिंसिपल डायरेक्शंस, कि जो इनके फाउंडेशन है आपस में, वो फाउंडेशन को एक प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड करना है। फाउंडेशन के मेंबर्स के दरमियान एक बॉन्डिंग होना जरूरी है। Foundation resting partly on rock and partly on soil should preferably be avoided. कि आधा फाउंडेशन जो है वो आपका रॉक्स के ऊपर है, आधा फाउंडेशन जो है वो सिंपल सॉइल्स के ऊपर है, तो वो एक डेंजरस मैकेनिज्म डेवलप होता है, डिफरेंशियल सेटलमेंट अपीयर हो सकती है वहाँ पे। एक साइड जो है वो बिल्डिंग की पूरी बैठ सकती है किसी अर्थक्वेक की वजह से या नॉर्मल सॉइल स्टेबलाइजेशन की वजह से। तो उस केस के अंदर जो है वो हमने कोशिश करनी है कि यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर को रखें। अर्थक्वेक के लिए स्पेशली हमने सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर को चूज करना है, और सिंपली जो है वो तमाम एक जैसी बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन होना जरूरी है। Lateral forces resisting systems within a one building with significantly different stiffnesses such as structural walls and frames should be arranged in such a way that at every level symmetry in lateral stiffness is not grossly violated. कि अगर आपका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है तो कम से कम जो सिमेट्रिकल स्टिफनेस होनी जरूरी है। मेंबर के अंदर जो स्टिफनेस है, मेंबर्स की आपस में स्टिफनेस है, मेंबर का आपस में कनेक्शन है, वो कनेक्शन बेसिकली कॉमन होना जरूरी है। Thereby undesirable torsional effects will be minimized, कि अनडिजायरेबल टॉर्शन जो जनरेट हो रही है उसको हम कम से कम हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर अपीयर होने दें, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो सेफर साइड के ऊपर चला जाएगा। ये अगेन हम इमेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, अनडिजायरेबल शेप्स, अनडिजायरेबल बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशंस एंड प्रीफरेबल डायमेंशंस या स्ट्रक्चर्स जो है वो आप चूज कर सकते हैं। Now assignment number 5, explain the seismicity and tectonic plates of Pakistan.
कि पाकिस्तान के अंदर सीज्मिसिटी क्या है या पाकिस्तान के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है, प्लीज़ एक्सप्लेन इट ब्रीफली। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन इन डिटेल द इन्फ्लुएंस ऑफ बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑन द सीज्मिक रेस्पॉन्स। सीज्मिक रेस्पॉन्स इन जनरल हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ फ्लो डायफ्राम एंड टॉर्जनल इफेक्ट, जिसके लिए आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट मैं ऑलरेडी अटैच कर दूंगा लेक्चर के साथ। उस वहाँ से आपने गाइडेंस लेनी है और आपने इन्फ्लुएंस ऑफ बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑन द सीज्मिक रेस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ फ्लो डायफ्राम एंड टॉर्जनल इफेक्ट्स आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो प्रिसाइज में रखना है। जो स्लाइड्स के अंदर डेटा है, इनके अलावा अगर आप सीज्मिसिटी से पाकिस्तान से स्पेसिफिकली नेट से कहीं से हेल्प मिल जाती है थोड़ी बहुत, PMD वेबसाइट से चेक कर लेना। अगर आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स मिल जाती हैं तो ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज जो सफिशिएंट है डेटा स्लाइड्स के अंदर प्रोवाइड वो आप यूज़ कर लें। जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर जो रोल ऑफ फ्लो डायफ्राम एंड रोल ऑफ टॉर्जनल इफेक्ट जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।